साल 1931 था और आर्कटिक महासागर के बर्फीले पानी में एक सबमरीन तेजी से नॉर्थ पोल की ओर बढ़ रही थी। तभी उसकी टक्कर बर्फ के एक उल्टे पहाड़ से हो जाती है। टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लगा जैसे सबमरीन टूटकर बिखर गई हो। अंदर बैठे सभी लोग ये समझ रहे थे कि अब उनका अंत नजदीक है, सिवाय एक इंसान के, ह्यूबर्ट विल्किंस, जो इस मिशन के लीडर थे। विल्किंस का सपना था कि वह नॉर्थ पोल तक पहुंचने के लिए आर्कटिक महासागर की मोटी बर्फ की परत के नीचे से सफर करें, न कि जमीन या हवा से। उनका लक्ष्य था कि वे नॉर्थ पोल पर पहुंचकर एक ड्रिल के जरिए बर्फ को चीरते हुए बाहर निकलेंगे। 1930 में यह एक ऐसा काम था जो पहले कभी नहीं किया गया था, लेकिन उन्हें कभी नहीं पता था कि उनका यह सफर इतना खतरनाक और जानलेवा साबित होगा। समुद्र की अंधेरी दुनिया में सफर करते हुए उन्हें कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा, जिसमें सबमरीन के कई हिस्से खराब हो गए और उसका इंजन तक बंद हो गया। यहाँ तक कि सबमरीन में यात्रा कर रहे लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे और अपनी जान को जोखिम में डालकर सबमरीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ताकि विल्किंस यह मिशन पूरा न कर सकें। दोस्तों, सदियों तक एक्सप्लोरर नॉर्थ पोल तक पहुंचने की कोशिश करते रहे हैं। पहले जहाजों का उपयोग किया गया, लेकिन आर्कटिक सर्कल की खतरनाक ठंड और समुद्र की मोटी बर्फ के कारण अक्सर जहाज बर्फ में फंस जाते थे, जैसा कि अतीत में कई बार हुआ। इस वजह से 90 डिग्री के आसपास किए गए ज्यादातर मिशन बहुत खतरनाक और जानलेवा होते थे और कई एक्सप्लोरर्स अपनी जान गंवा बैठे। साउथ पोल की तरह नॉर्थ पोल भी किसी महाद्वीप के जमीनी हिस्से पर नहीं स्थित है, बल्कि यह आर्कटिक महासागर के बीच में बर्फ से ढका रहता है। लेकिन इसकी यही विशेषता इसे अद्वितीय बनाती है। साउथ पोल के मुकाबले नॉर्थ पोल पर पहुंचने के केवल 2 रास्ते नहीं थे, बल्कि एक और रास्ता था जो समुद्र के नीचे से होकर जाता था। यह एक ऐसा सफर था जिसमें आर्कटिक सर्कल के कई हजार किलोमीटर मोटी बर्फ की चादरों के नीचे से गुजरना था। और साल 1930 में अमेरिकन एक्सप्लोरर ह्यूबर्ट विल्किंस ने इसी रास्ते से 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक पहुंचने का सपना देखा, जिसे सच करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। ये कहानी 1962 से शुरू होती है, जब एक एयरशिप ने नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान भरी थी। इस घटना ने पूरी दुनिया में टहलका मचाया, क्योंकि अब इंसान ने हवा से भी नॉर्थ पोल को जीत लिया था। इससे पहले 1909 में रॉबर्ट पियरी ने जमीन के रास्ते से नॉर्थ पोल पर पहुंचने का दावा किया था। अब विल्किंस भी यही चाहते थे कि उनका नाम भी इतिहास में दर्ज हो। इसीलिए 1930 के दौरान उन्होंने एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई। वह अटलांटिक महासागर पार करके 3000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए बर्फ की मोटी परत के नीचे से होते हुए नॉर्थ पोल तक पहुंचेंगे। उनका उद्देश्य था कि वह यह यात्रा सिर्फ 6 हफ्तों में पूरी करें और अंत में अपने सफर का समापन नॉर्थ पोल पर करें। लेकिन समुद्र के नीचे से सफर करना, खासकर आर्कटिक सर्कल में जमीन और हवा के सफर से कहीं ज्यादा महंगा था। इस मिशन को पूरा करने के लिए विल्किंस को भारी फाइनेंशियल मदद की जरूरत थी। शुरुआत में उन्होंने खुद ही कॉलेजों में लेक्चर देकर और अपनी लिखी हुई किताबें बेचकर पैसे जुटाने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ में आ गया कि यह सब पर्याप्त नहीं था। फिर उन्होंने मीडिया की मदद लेने का अपने सफर में सफल होते तो यह मीडिया के लिए एक बड़ी खबर बन सकती थी। इस कारण कई समाचार पत्र पहले ही इस मिशन में रुचि दिखा रहे थे और मिशन की एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए मुंह मांगी रकम देने को तैयार थे। यहाँ पर विलियम रंडोल्फ हर्स्ट नामक एक बड़े मीडिया टाइकून का नाम आता है। विल्किंस ने रंडोल्फ हर्स्ट के साथ एक डील की, जिसमें यह तय हुआ कि अगर हर्स्ट उनके मिशन को फंड करेंगे तो विल्किंस उन्हें इस मिशन की एक्सक्लूसिव जानकारी भेजेंगे और हर्स्ट को इसे प्रकाशित करने के अधिकार भी मिलेंगे। रंडोल्फ हर्स्ट ने मिशन की महत्वता को समझा और तुरंत इस ऑफर को स्वीकार करते हुए विल्किंस को सफर के लिए पर्याप्त फंडिंग दे दी। लेकिन रंडोल्फ हर्स्ट की कुछ शर्तें भी थीं। उनकी पहली शर्त थी कि वह इस खबर को और भी ज्यादा सेंसेशनल बनाना चाहते थे। इसके लिए उनका प्लान था कि जब विल्किंस अपनी सबमरीन से बर्फ के नीचे से सफर करेंगे तो उनके साथ साथ एक एयरशिप भी उड़ान भरेगी, ताकि जब विल्किंस नॉर्थ पोल पर पहुंचकर बर्फ को तोड़ते हुए बाहर निकलेंगे तब उनके ऊपर आसमान में भी एक एयरशिप हो, जिससे रंडोल्फ हर्स्ट को अपनी न्यूज़पेपर में एक और आकर्षक और एक्सक्लूसिव तस्वीर मिल सके। ये खबर और भी पावरफुल बन गई कि अब नॉर्थ पोल को सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि आसमान और समुद्र के नीचे से भी जीत लिया गया है। इसके अलावा रंडोल्फ हर्स्ट ने विल्किंस को एक और ऑफर दिया, जिसमें यह तय हुआ कि अगर विल्किंस अपनी टीम के साथ इस सफर को एक निश्चित समय सीमा के अंदर पूरा कर लेते हैं तो उन्हें $5 लाख की प्राइज मनी मिलेगी, जो आज के हिसाब से करीब 1 करोड़ के बराबर है। यह रकम विल्किंस के लिए एक बड़ा आकर्षण थी, क्योंकि अब उनके पास मिशन के लिए फंडिंग तो थी ही, साथ ही सफलता के बाद बड़ी पब्लिसिटी और एक शानदार इनाम भी मिल सकता था, जिससे वह अपनी बाकी जिंदगी अच्छे से जी सकते थे। विल्किंस ने इस महत्वाकांक्षी अभियान के लिए एक पुरानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सबमरीन नॉटिलस को चुना,
हालांकि आर्कटिक सर्कल के बर्फीले पानी के नीचे तैरने के लिए इस सबमरीन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने की आवश्यकता थी। इस काम के लिए अमेरिकन इंजीनियर और नेवल आर्किटेक्ट साइमन लेक ने नॉटिलस में कई सुधार किए ताकि यह बर्फ के नीचे की यात्रा को पूरा कर सके। उदाहरण के लिए सबमरीन के सामने के हिस्से को मजबूत स्टील प्लेटों से ढका गया और कंक्रीट से कवर किया गया ताकि बर्फ से टकराने पर इसकी आंतरिक संरचना सुरक्षित रहे। इसके अलावा इसके सामने पावरफुल हाइड्रोलिक सिलेंडर लगाए गए जो टक्कर के प्रभाव को अवशोषित कर सकें। सबमरीन में स्लेज रनर्स भी जोड़े गए ताकि यह बर्फ के नीचे से आसानी से गुजर सके। 16 मार्च 1931 को विल्किंस ने 19 क्रू मेंबर्स के साथ नॉटिलस में नॉर्थ पोल के अपने सफर की शुरुआत की। लेकिन इस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत से पहले ही सबमरीन में तकनीकी समस्याएं आने लगीं, जिसके कारण कुछ दिनों बाद ही विल्किंस और उनकी टीम को सबमरीन की मरम्मत के लिए अमेरिका लौटना पड़ा। सबमरीन के कई हिस्से ठीक से काम नहीं कर रहे थे, जैसे कि इसके इंजन और ड्रिल, जो एक परीक्षण में फेल हो चुकी थी। यह ड्रिल मिशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसके जरिए नॉर्थ पोल पहुंचने के बाद विल्किंस को बर्फ में ड्रिल करके ऊपर सतह पर आना था। अगर यह ड्रिल फेल हो जाती तो मिशन पूरी तरह से असफल हो सकता था। कई हफ्तों तक मरम्मत के बाद समय की कमी को देखते हुए विल्किंस ने जल्दीबाजी में मिशन को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। अटलांटिक महासागर की यात्रा बहुत मुश्किलों से भरी थी। नॉटिलस जैसी छोटी सबमरीन को भयंकर नॉर्थ अटलांटिक तूफानों का सामना करना पड़ा, जो मिशन को और भी चुनौतीपूर्ण बना रहा था। विल्किंस और उनके 20 क्रू मेंबर्स के लिए यह यात्रा किसी वास्तविक परीक्षण से कम नहीं थी। उन्हें वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान बनी एक पुरानी और तंग सबमरीन में यात्रा करनी थी, जिसमें इतने लोगों के बैठने की जगह भी नहीं थी और उन्हें पूरे दिन खड़े रहकर समय बिताना पड़ता था। मिशन के दौरान विल्किंस समय समय पर रंडोल्फ हर्स्ट को रेडियो के जरिए अपडेट्स भेजते रहते थे, जिसमें यात्रा के दौरान सबमरीन के खराब होने वाले हिस्से, क्रू के बीमार होने और अन्य परेशानियों के बारे में जानकारी दी जाती थी। यह यात्रा कई हफ्तों तक चलती रही, लेकिन अटलांटिक महासागर में लगातार तूफानों का सामना करते हुए सबमरीन की हालत और भी खराब होती जा रही थी। आखिरकार आर्कटिक ओशन में प्रवेश करने से पहले ही इसका एक इंजन बंद हो गया। यह स्थिति कितनी गंभीर थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर दूसरा इंजन भी बंद हो जाता तो यह सबमरीन उन 20 लोगों के लिए समुद्र में एक ताबूत बन सकती थी। 13 जून 1931 को नॉटिलस से रेडियो सिग्नल अचानक से बंद हो गए और कई दिनों तक किसी को नहीं पता चला कि सबमरीन और उसके क्रू का क्या हुआ। 15 जून को अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस व्योमिंग ने नॉटिलस को अजोर से लगभग 1000 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बहते हुए पाया। उसके दोनों इंजन खराब हो चुके थे, बैटरी खत्म हो चुकी थी और सबमरीन अब आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं थी। इसे अटलांटिक पार कराने के लिए टो किया गया और यह घटना विल्किंस के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का कारण बनी। इस घटना के बाद 4 चालक दल के सदस्यों ने इस मिशन से अलग होने का फैसला किया। इसके बाद सबमरीन को एक बार फिर से मरम्मत की आवश्यकता थी और नई मरम्मत के लिए अमेरिका से पर जाने में हफ्तों लग गए। इसका मतलब था कि विल्किंस अब तय समय पर नॉर्थ पोल नहीं पहुंच पाएंगे और रंडोल्फ हर्स्ट द्वारा दिया जाने वाला $5 लाख का इनाम भी अब उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब सेटबैक्स के बावजूद विल्किंस ने इस ऐतिहासिक यात्रा को जारी रखने का निर्णय लिया। अंत में 28 जुलाई को नॉटिलस ने नॉर्थ पोल की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू की। आर्कटिक सर्कल में प्रवेश करने के बाद सबमरीन में बार बार कई समस्याएं आईं, लेकिन अब सबमरीन का क्रू इन समस्याओं को ठीक करना सीख चुका था। 19 अगस्त को नॉटिलस ने आर्कटिक सर्कल की बर्फीली परत के अंदर प्रवेश किया और इस दौरान क्रू को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करना शुरू किया और विल्किंस की टीम ने एक महत्वपूर्ण खोज की। उनके अनुसार आर्कटिक सर्कल के नीचे एक गर्म ओशेयर लेयर भी मौजूद है, जो इस क्षेत्र के वातावरणीय बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद नॉटिलस ने अगले हफ्ते तक बर्फ के नीचे यात्रा जारी रखी और 62 डिग्री उत्तर तक पहुंचने में सफल रही, जो उस समय किसी भी सबमरीन द्वारा की गई सबसे दूर की यात्रा थी। ह्यूबर्ट विल्किंस की इस ऐतिहासिक यात्रा के सफल होने की उम्मीदें अब आसमान छू रही थीं, लेकिन नॉटिलस के अंदर हालात कुछ अलग ही थे। चालक दल की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। वे ठंड से बेहद परेशान थे और थकान के कारण टूट चुके थे। नॉटिलस में कोई हीटिंग सिस्टम नहीं था और न ही उचित इंसुलेशन। सबमरीन की केवल मेटल लेयर ही आर्कटिक सर्कल के ठंडे पानी और क्रू के बीच एकमात्र सुरक्षा थी, और यह पर्याप्त नहीं था। अधिकांश क्रू मेंबर्स बीमार पड़ रहे थे और कुछ के हालात इतने खराब थे कि वे सबमरीन से बाहर जाने और मिशन को छोड़ने की गुहार लगा रहे थे। उनका मानना था कि अगर यह मिशन लंबा चला तो वे बच नहीं पाएंगे और बर्फ की चादर में ही समा जाएंगे। विल्किंस की आशंका सही थी।
क्योंकि नॉटिलस की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। सबमरीन की गति धीमी होती जा रही थी और उसके सारे उपकरण खराब हो रहे थे। फिर वह पल आया जिसका सभी को डर था। 22 अगस्त 1931 को आर्कटिक सर्कल की बर्फीली चादर के 1000 किलोमीटर अंदर नॉटिलस रुक गई। क्रू उसे आगे नहीं बढ़ा पा रहा था और न ही पीछे। दरअसल सबमरीन के डाइविंग रडर ने काम करना बंद कर दिया था और ये खराब होने के कारण नॉटिलस आगे बढ़ने में असमर्थ थी। विल्किंस और उनके क्रू मेंबर्स डरे हुए थे क्योंकि अगर वे सबमरीन को छोड़ने की कोशिश करते तो आर्कटिक के ठंडे पानी में कुछ ही मिनटों में उनकी जान चली जाती। इसके अलावा सरफेस पर बर्फ की मोटी चादर के कारण ऊपर जाना भी नामुमकिन था। ऐसे में विल्किंस ने हिम्मत दिखाई और सबमरीन को ठीक करने की योजना बनाई। उन्होंने क्रू के एक डाइवर को सबमरीन के नीचे गोता लगाने का आदेश दिया। जब डाइवर ने रडर को देखा तो वह हैरान रह गया क्योंकि रडर गायब थी। विल्किंस को शक था कि यह किसी आइसबर्ग से टकराकर टूटी होगी या फिर जैसे पिछले दिन क्रू मेंबर्स ने मिशन रद्द करने के लिए विल्किंस से बहस की थी, किसी सदस्य ने इसे जानबूझकर तोड़ दिया था। विल्किंस को पूरा यकीन था कि किसी क्रू मेंबर ने यह किया होगा क्योंकि वह अकेला था जो मिशन जारी रखना चाहता था, जबकि बाकी सभी लौटने की मांग कर रहे थे। बिना डाइविंग रडर के सबमरीन को चलाना जानलेवा साबित हो सकता था और इसके बावजूद विल्किंस ने मिशन जारी रखने का फैसला किया। जब विल्किंस ने रेडियो के जरिए इस मुश्किल स्थिति के बारे में रंडोल्फ हर्स्ट को बताया तो रंडोल्फ ने सार्वजनिक रूप से उसे मिशन छोड़कर लौटने की सलाह दी। लेकिन यह सिर्फ उसकी रणनीति थी क्योंकि असल में वह दबाव डाल रहा था कि मिशन को पूरा किया जाए ताकि उसे फंडिंग के बदले पैसे वापस न करने पड़े। विल्किंस इस समय बेहद कठिन परिस्थिति में थे। उनका सपना, जिसने उन्हें बर्बादी के कगार तक पहुंचा दिया था, अब पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा था। आर्कटिक के ठंडे पानी और खराब सबमरीन में बैठकर वह सोच रहे थे कि अब आगे क्या किया जाए। ह्यूबर्ट विल्किंस के सामने अब दो विकल्प थे। क्या वह अपनी जान और अपने क्रू के जीवन को जोखिम में डालते हुए आगे बढ़ें या फिर इस मिशन को रोककर अपनी टीम की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वापस लौटें? नॉटिलस में हर दिशा से परेशानी आ रही थी। सबमरीन की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि एक तेज आवाज के साथ हर कोई यह महसूस कर सकता था कि वह अब कभी भी टूट सकती है। विल्किंस जानता था कि इस हालत में नॉर्थ पोल तक पहुंचना असंभव था, फिर भी वह अपनी जिद के साथ आगे बढ़ने पर अड़ा था। विल्किंस और उनका दल बर्फ के नीचे कई किलोमीटर तक बढ़ चुके थे, लेकिन यह साफ हो चुका था कि सबमरीन अब नॉर्थ पोल तक नहीं पहुंच पाएगी। बर्फ के नीचे यात्रा करना लगातार कठिन हो रहा था। इसके बाद विल्किंस ने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने सबमरीन में लगे बर्फ के ड्रिल का इस्तेमाल करके बर्फ की चादर को तोड़ने का विचार किया। इसका उद्देश्य था कि क्रू को ताजी हवा मिल सके और ड्रिल की स्थिति भी चेक की जा सके, क्योंकि यही ड्रिल नॉर्थ पोल पर पहुंचने के बाद बर्फ की चादर से बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन घंटों की कोशिशों के बावजूद ड्रिल बर्फ की चादर में छेद नहीं कर पा रहा था और कई बार टूटने के कगार पर आ गया। अब विल्किंस पूरी स्थिति को समझ चुके थे और यह साफ था कि इस बेकार ड्रिल के साथ और आगे बढ़ना खुद और उनके क्रू के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। इस स्थिति में उन्होंने अपना अंतिम फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसे लेकर उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। 6 सितंबर 1931 को विल्किंस ने रेडियो के जरिए अपना आखिरी संदेश भेजा, हमारा आर्कटिक एक्सप्लोरेशन समाप्त हो गया है। इसके बाद क्रू के सुझाव मानते हुए उन्होंने नॉटिलस को आर्कटिक सर्कल से बाहर निकाला और मिशन को समाप्त कर दिया। इस निर्णय के साथ उनका सपना टूट गया और अमेरिका लौटने के बाद उन्हें भारी कर्ज का सामना करना पड़ा। हालांकि सर ह्यूबर्ट विल्किंस का नाम अब भी इतिहास में दर्ज है, क्योंकि उनकी सबमरीन ने आर्कटिक सर्कल में इतनी गहराई तक यात्रा की जहां पहले कभी कोई भी सबमरीन नहीं पहुंची थी। विल्किंस ने इस मिशन को पूरा करने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगाई थी। 3 दशकों बाद 1958 में उनके द्वारा शुरू की गई यात्रा की सफलता के साथ एक परमाणु सबमरीन ने नॉर्थ पोल को जीतने में सफलता पाई। 1958 में इस मिशन के सफल होने के 3 महीने बाद 30 नवंबर 1958 को विल्किंस का निधन हो गया। इस पूरी यात्रा की कहानी बेहद प्रेरणादायक है, जिसमें विल्किंस ने अपने सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष किया और आखिरी दम तक नॉर्थ पोल को जीतने की कोशिश की। ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ सपना देखना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे साकार करने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है, चाहे हालात जैसे भी हों। अगर आपको इस कहानी से कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और क्या आपको ऐसी और स्टोरीज चाहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपको अगली वीडियो देखने की सलाह दूंगा।